हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जेई क्वेस्ट एंड जॉय ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट शुरू करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ईएमआई का सारा लेक्चर ले लिया, जिसमें एलआर सर्किट, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट सारा पढ़ा दिया मैंने। आज हम लोग एसी, सीरीज, पैरेलल सब पढ़ेंगे, बट इसमें एक दो क्लास लगेगा बिकॉज आई एम नॉट ट्राइंग कि एक क्लास में सब कुछ जल्दी जल्दी उड़ा दूं मैं। तो बच्चों, आगे कुछ ही पढ़ने से पहले लेट्स गो थ्रू कि ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। जो बच्चे नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे उनके लिए है ये, बाकी तो बच्चे जानते ही हैं। हमारा सीओई जेई क्वेस्ट टेलीग्राम चैनल है। इस पे हम लोग थिंकिंग बूस्टर क्वेश्चन एवरी डे, डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन देते हैं, जिसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास हम लोग करते हैं। तो प्लीज इसको फॉलो करें और इस क्वेश्चन में टीबीक्यू में जरूर पार्टिसिपेट करें और इसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास जरूर देखें, जिससे पता चलेगा कि गलती कहां कर रहे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट बहुत सारे बच्चे बेसिक बहुत सिंपल गलतियां कर रहे हैं। तो आगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कोई भी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स जो टाइम के साथ पीरियोडिकली वैरी करे, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, वो अल्टरनेट का मतलब है कि एक सर्टेन टाइम के बाद अपने आप को वो पीरियोडिकली चेंज करे, पोलरिटी भी चेंज हो, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव हो। ठीक है, पीरियोडिकली चेंज करे तो उसमें पोलरिटी भी रिवर्स होना चाहिए। अगर पोलरिटी रिवर्स नहीं होगा तो वो हो सकता है कि पीरियोडिक डीसी हो जाए। तो मैं बात करता हूं, तो ऐसा पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ करंट और वोल्टेज इज नोन एज एसी, पीरियोडिक करंट और पीरियोडिक वेरिएशन। तो ये देखो, ये मान लो कि वोल्टेज या करंट का ग्राफ है आई वर्सेस टी। तो इसमें अगर नोटिस करो तो ये पीरियोडिकली चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो ये एसी कहला सकता है। ये भी जो है, मान लो वोल्टेज करंट, मैंने इसीलिए आई एंड टी, देखो इधर, तो करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है। इसमें भी नोटिस करो तो ये सर्टेन टाइम के बाद, हर एक सर्टेन टाइम के बाद अपने आप को वेरी कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ओके, इधर देखो, ये भी एसी है बच्चों, बट ये एसी नहीं है, ये डीसी हो सकता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज जो है या करंट कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो ये एसी नहीं है। अगर कोई पूछे कि ये एसी है या डीसी है, तो बोलेंगे कि दिस इज नॉट एसी, दिस इज टाइम वेरिंग डीसी हो सकता है, बट दिस इज नॉट एसी, नॉट एसी। टाइम वेरिंग डीसी हो सकता है, बट ये एसी नहीं है। तो एसी में पोलरिटी भी रिवर्स होना जरूरी है एक सर्टेन टाइम के बाद। क्लियर है? तो पहले तो ये समझ में आ गया ना। इसमें एक बहुत फेमस चीज आती है, साइनोसॉइडल एसी, जो हमें पढ़ना है। साइनोसॉइडल का मतलब हो गया जो साइन एंड कोसाइन पीरियोडिक फंक्शन हो, लाइक V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, या I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें अगर गौर से देखो तो ये साइनोसॉइडल फंक्शन है, या कॉस में ले लो, साइन या कॉस दोनों पीरियोडिक फंक्शन। इसका एंगुलर पीरियड 2π है, टाइम पीरियड 2π बाई ओमेगा होगा। जो फंडामेंटल चीजें हैं उसे मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं, और आप नोटिस कर रहे होंगे कि सर जो है अपने चैनल पे कोई ऐसा चीज नहीं है कि सर कोई चीज को स्किप कर जा रहे हैं कि नहीं ये नहीं पढ़ाएंगे। तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं बेसिक से लेके आईआईटी जेई लेवल तक चलूं। तो इधर देखो, साइनोसॉइडल का मतलब हो गया जो साइन एंड कॉस का फंक्शन हो। ठीक है जी, इधर देखो, तो I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, या V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई को फेज डिफरेंस कहते हैं। आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फेजर डायग्राम। नाउ I नॉट या V नॉट को कहते हैं पीक वैल्यू, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू, अगर आप नोटिस करो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। तो V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या कुछ भी, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा साइन एंड कोसाइन फंक्शन का। तो इसका पीक वैल्यू V नॉट है। V नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। नाउ किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे निकालते हैं ये बता रहा हूं। तो ये एक फंडामेंटल चीज है जो आपको पढ़ा देता हूं, व्हाट इज एवरेज करंट एंड व्हाट इज आरएमएस करंट। तो भाई, एवरेज ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का एवरेज ऑफ एनी फंक्शन, चाहे वो x का ही क्यों ना फंक्शन हो, दैट इज fx dx, दिस इज एवरेज ओवर x अपॉन इंटीग्रेशन dx। तो किसी भी फंक्शन का एवरेज ऐसे निकालेंगे, जैसे मान लो कि करंट का एवरेज वैल्यू निकालना है बच्चा लोग, तो ये प्योर मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन I dt अपॉन इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन I dt अपॉन इंटीग्रेशन dt इज द I एवरेज, किसी भी फंक्शन का एवरेज। बट दिस इज एवरेज ओवर टाइम, एवरेज ओवर डिस्टेंस, एवरेज ओवर वेलोसिटी, सब निकाला जा सकता है किसी फंक्शन का। दिस इज एवरेज ओवर टाइम। नाउ आरएमएस किसे कहते हैं? दिस इज रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। तो स्क्वायर का मीन का रूट, स्क्वायर का मीन मतलब स्क्वायर का एवरेज,
स्क्वायर का एवरेज, ये हो गया स्क्वायर का एवरेज, स्क्वायर का एवरेज, तो ये हो गया स्क्वायर का मीन का रूट, दैट इज नोन एज आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर का मीन का अंडर रूट। ये प्योर मैथमेटिक्स है, इसके आगे प्योर मैथमेटिक्स है। आगे आप लोग ये केवल फॉर्मूला याद रखें, आई एवरेज और आई आरएमएस। तो रूट मीन स्क्वायर और एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला है जो किसी फंक्शन का दिया जा सकता है। नाउ जो हमारा इंडियन सप्लाई है, इंडियन एसी, वैसे एसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे डीसी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एक छोटा और एक बड़ा प्लेट दिखा के, जिसमें बड़ा प्लेट पॉजिटिव प्लेट और छोटा प्लेट निगेटिव प्लेट, वैसे ही एसी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, वेव टाइप, वेव ही कर्व, ये वेव ही कर्व नहीं होता है वैसे। तो इसमें मान लो कि ये ऐसे कहीं लिखा है, ये जरूर याद रखेंगे, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिखा है, तो दिस इज आरएमएस वैल्यू, रिमेंबर दिस इज आरएमएस वैल्यू, और ये तो पूछो मत क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो, ध्यान से देखना, अगर किसी ने ऐसे लिखा है कि मान लो ये एसी सोर्स है और यहां पे लिखा है V इज इक्वल्स टू 100 साइन 100 पाई टी, किसी ने ऐसे लिख दिया है, ठीक है, तो दिस इज द पीक वैल्यू, जैसा अभी पीछे बताया हूं, दिस इज द पीक वैल्यू। मतलब अगर ये साइन और कॉस में लिखा हो तो ये जो सामने वो पीक वैल्यू है। लेकिन अगर किसी ने ऐसे लिखा है V इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक 220, हालांकि ये अलग डिनोटेशन है, आई मीन ये इसी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये पीक वैल्यू तो आरएमएस वैल्यू इसका जो होता है 1/√2 होता है, आगे बात करेंगे। तो अगर किसी ने 220, 50 लिखा है, जो कि जनरली आपको मिलेगा न्यूमेरिकल में बच्चा लोग, तो इसका मतलब होता है कि दिस इज द आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू में साइनोसॉइडल का क्या रिलेशन है आगे पढ़ेंगे, बट पहले ये अब डिनोशन, बहुत फंडामेंटल चीज की बात कर रहा हूं, पहले ये समझ लीजिए। तो इफ इट इज रिटन लाइक दिस 100 इज द पीक वैल्यू, इफ इट इज रिटन लाइक दिस वैल्यू जो भी हो, 100 हो या 100/√2 हो, कुछ भी लिखा हो, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड दैट इज द फ्रीक्वेंसी। हालांकि इंडियन सप्लाई यही है, इंडियन सप्लाई यही है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। हालांकि यूएस वगैरह में 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देते हैं लोग। तो इसलिए बहुत पहले हमें याद है कि जब कोई बाहर के देश से आता था और वो डिवाइस लेके आता था तो इंडिया में काम नहीं करता था, बिकॉज दे वर डिजाइन टू वर्क एट 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड इंडियन सप्लाई 50 हर्ट्ज था। इसलिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है ऐसा हो गया कि एनी डिवाइस इन द वर्ल्ड कैन वर्क बिटवीन 50 to 60 हर्ट्ज। इसलिए कहीं का भी डिवाइस कहीं काम करता है। जैसे अभी देखिए यूनिवर्सल चार्जर की कंसेप्ट आ रही है कि जो आपका ये वेस्ट आ रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यूनिवर्सल चार्जर की कंसेप्ट आ रही है कि एक ही चार्जर पूरे मोबाइल और सिस्टम में यूज हो। ओके, तो ये आप लोग बहुत फंडामेंटल चीज है, आरएमएस कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। ओके, तो ये जो साइनोसॉइडल है, साइनोसॉइडल का एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है भाई। एवरेज वैल्यू आई डी टी, दैट इज आई नॉट साइन, ये मैं जल्दी से बता के खत्म करूंगा क्योंकि मेरे को पैरेलल एसी सर्किट वगैरह के बारे में ज्यादा डील करना है, तो पहले इसको बता दूं। इसका एवरेज वैल्यू जो अगर आप पूरे साइकिल का लगाएंगे 0 to t, where t is the one time period, तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। साइन एंड कॉस का एवरेज वैल्यू वन साइकिल में 0 आता है तो 0 आएगा। आप लोग इंटीग्रेट करके देख लो, 0 आएगा। मतलब एवरेज करंट साइनोसॉइडल का फुल साइकिल का 0 होता है। इसीलिए डीसी इंस्ट्रूमेंट से एसी करंट को नहीं मेजर किया जा सकता है। डीसी इंस्ट्रूमेंट एसी करंट मेजर करेंगे तो 0 रीडिंग बताएगा, ऑलवेज 0 रीडिंग बताएगा। या तो इसमें हम लोग को रेक्टिफायर यूज करना पड़ता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, या तो फुल वेव रेक्टिफायर यूज करना पड़ता है, या तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं एसी इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले एवरेज वैल्यू 0 होगा। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का होल अंडर रूट। तो आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन मतलब इसका स्क्वायर करके अगर आप निकालेंगे बच्चा लोग, दैट इज आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। अगर ये निकाल के रूट लेंगे तो दिस विल रूट लेंगे तो आई नॉट बाई √2 आएगा। दिस इज द रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। इसलिए जितने भी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इसी करंट को मेजर करते हैं, आई नॉट बाई √2 एम्पियर को मेजर करते हैं। आई नॉट इज द पीक वैल्यू। तो डीसी इंस्ट्रूमेंट will measure 0 current for the full cycle। हाँ, हाफ साइकिल के लिए 2 I नॉट बाई पाई होता है, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू। हाफ साइकिल डीसी इंस्ट्रूमेंट कैसे मेजर करेगा, तो आपको रेक्टिफायर यूज करना होगा। वो आगे पढ़ेंगे जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, हालांकि सिलेबस से हटा दिया गया है। तो रेक्टिफायर यूज करना पड़ता था, फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर।
ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू समझ में आ गया, पीक वैल्यू बाई रूट 2 एंड एवरेज वैल्यू 0। किसी फंक्शन का एवरेज एंड आरएमएस निकालने को कहा जा सकता है, किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन में दे दूं आपको, मान लो बोलो कि मैंने करंट का एक फॉर्मूला है, मान लो किसी ने बोला कि दिस इज 2 प्लस या ए प्लस बी टी, इसका एवरेज वैल्यू निकालिए, इसका एवरेज वैल्यू निकालिए, तो क्या होगा एवरेज वैल्यू भाई, तो इंटीग्रेशन आई डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन, 0 से t के लिए पूछ रहा हूं मैं, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सो वेरी सिंपल प्योर मैथ्स हियर, दिस इज ए प्लस बी टी होल डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन t, मैं लिमिट नहीं रख रहा हूं लेकिन 0 से t बोल रहा हूं, आई एम नॉट हियर टू वेस्ट योर टाइम माय डियर फ्रेंड्स, देयरफॉर दिस इज ए टी प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2, समझ रहे होंगे, ए टी प्लस बी टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 अपॉन टी, दिस विल लीड अस टू ए प्लस बी टी बाई 2, ए प्लस बी टी बाई 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एवरेज, ए प्लस बी टी बाई 2, ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज निकालने का। अगर आरएमएस कोई पूछे, इसका आरएमएस कोई पूछे, तो जैसे ए प्लस 2t लिखा हूं, वैसे वही फंक्शन है, तो ए डी टी का इंटीग्रेशन टी, इसको कर लो भाई इंटीग्रेट, कितना हो गया, दिस इज ए प्लस टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, दिस इज टी स्क्वायर बाई टी, सो वेरी सिंपल भाई, ए डी टी का इंटीग्रेशन हो गया ए टी कैंसिल, 2 टी डी टी का हो गया टी स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल, बचा टी स्क्वायर, नीचे टी से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा, दैट इज दिस इज ए प्लस टी, दिस इज द एवरेज वैल्यू, ठीक है। नाउ अगर मैं आरएमएस वैल्यू की बात करूं तो आरएमएस वैल्यू होगा ए प्लस, या इसके पहले वाले फंक्शन की बात करें तो 2 डी टी का होल स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी का होल रूट। अब क्या करना है, इतना तो आसान है, इतना तो इंटीग्रेशन आता है हम लोगों को कि भाई ए प्लस 2t को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे दिस इज ए स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर 4t स्क्वायर प्लस 4at होल dt का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन dt का होल अंडर रूट से कर, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, मतलब किसी भी फंक्शन का एवरेज और इंस्टेंटेनियस निकालने को दे तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है, कोई ग्राफ देके भी बोले तो ऐसे ही निकालेंगे, क्लियर है, a प्लस 2t का होल स्क्वायर dt इंटीग्रेट कर लेंगे, इसके आगे हम इंटीग्रेट नहीं करने जा रहे हैं बिकॉज इसमें कोई दम ही नहीं है, आगे बात करते हैं। जैसे मान लो कि इसका कोई एवरेज वैल्यू पूछे, जैसे मान लो कि दिस इज द करेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और आपसे इसका कोई एवरेज वैल्यू पूछे, अब ये देखो तो 0 से लेके 2 सेकेंड तक टाइम इज इन सेकेंड एंड दिस इज करंट, तो 0 से 2 सेकेंड तक करंट कांस्टेंट है 4 एंड 2 से 4 तक -2 कांस्टेंट है, देयरफॉर इसका एवरेज वैल्यू हो गया, एवरेज वैल्यू इतना तो क्लियर है, एवरेज वैल्यू अभी कुछ देर पहले बताया था, इंटीग्रेशन दैट फंक्शन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन dt। अब आई डी टी को गौर से देखो, दिस एरिया अंडर द ग्राफ आई टी, आई वर्सेस टी ग्राफ का एरिया है ये, तो आई वर्सेस टी ग्राफ का ये एरिया निकाल लो, ये कितना हो गया 4 2 8, लंबाई इंटू चौड़ाई 8, और ये एरिया हो गया 2 इंटू -2, कैसे, ये वाली लेंथ 2 है और ये -2 है, दैट इज 4, ऐड कर दिया तो 8 - 4 अपॉन टोटल टाइम इज अ 4, दैट इज 4/4, दिस इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, दिस इज द आई एवरेज। आई आर एम एस स्क्वायर निकाला हूं, बाद में रूट ले लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आई आर एम एस विल बी इक्वल टू, भाई ये देखो ध्यान से सब कोई, ये जल्दी से खत्म करके आगे हम लोग को पढ़ना है, पहले ये समझा दूं मैं, तो इसको लिखूंगा, देखो 0 से 2 सेकंड तक करंट अलग है, 2 से 4 अलग है, तो आई विल राइट आई स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन एंड -2 स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन, बट 4 स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 सेकंड तक, और ये वाला इंटीग्रेशन होगा 2 से 4 तक, एंड टोटल टाइम तो 4 है, दिस इज योर आंसर, बट ये आई आर एम एस का स्क्वायर था तो मैं इसको रूट लूंगा, तो देयर इज आई आर एम एस। सो वेरी सिंपल, 0 से लेके 2 सेकंड तक करंट 4 है, 4 स्क्वायर आई स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन 0 से 2, 2 से 4 टोटल टाइम। तो किसी फंक्शन का एवरेज और आईआरएमएस ऐसे निकालेंगे, अगर वो लेंथी होगा, दिस अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, नथिंग टू डू विद फिजिक्स, फिजिक्स एक ही चीज है, आईआरएमएस इज आई स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन अपॉन dt का इंटीग्रेशन का होल अंडर रूट, दैट इंटीग्रेशन कैन बी लेंथी। चलो
जैसे ये मान लो इस फंक्शन का, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगर कोई बोले a प्लस बी साइन ओमेगा टी का आरएमएस वैल्यू निकालो, आरएमएस वैल्यू हो गया इसका, आरएमएस वैल्यू हो गया a प्लस बी साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन अपॉन टोटल टाइम t, 0 से t ले लूंगा लिमिट, 0 से t, दिस इज इक्वल टू a प्लस, देखना ध्यान से, a प्लस बी साइन ओमेगा टी, एक लाइन में ही खत्म करने चाहता हूं मैं क्योंकि आसान है ये, बिकॉज ऑफ आगे जो है वो मैथ्स पढ़ा रहा हूं मैं। तो देखना यहां से का होल अंडर रूट, आई आर एम एस स्क्वायर लिख देता हूं, बाद में रूट ले लेंगे, ठीक है। तो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज a स्क्वायर डी टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होल अपॉन टी। अब आप लोग को बताया हूं कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का एक साइकिल में पूरा वैल्यू 0 हो जाता है, तो इसका 1 साइकिल की बात हो रही है। फॉर 1 साइकिल आई आर एम एस 0 से मान लो कैपिटल टी, 1 साइकिल की बात हो रही है या n साइकिल की बात हो रही है, तो 0 से कैपिटल टी वेयर कैपिटल टी इज 1 टाइम पीरियड, 0 से कैपिटल टी। तो 0 से कैपिटल टी में साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0 होगा, तो ये तो गया काम से, ये तो गया काम से, बच गया ये, तो ये तो कांस्टेंट है, a स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई टी इज a स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू निकालो, आरएमएस वैल्यू निकालो, वही रहेगा, बट स्क्वायर है क्योंकि यहां इधर देखो ये वाला वैल्यू आज ही बताया हूं, दिस इज आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो दिस इज बी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि अगर ये वाला टर्म नहीं होता तो दिस इज b बाई रूट 2, अभी बताया हूं, ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं और ये बहुत आसान सा बात है। ये आई नॉट साइन ओमेगा टी का आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2, तो पहले यहां पर देखो दिस इज आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आ रहा था, उसका रूट लिया, आरएमएस रूट लिया, तब आया आई नॉट बाई रूट 2, मतलब दिस इज, अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो दिस विल बी आई नॉट स्क्वायर बाई 2, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो इसका मतलब बी स्क्वायर बाई 2। अब ये आरएमएस का स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट लेंगे, तो दिस इज द आई आरएमएस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। एंड एवरेज वैल्यू में, एवरेज वैल्यू जहां तक सवाल है, एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो ये तो बता चुका हूं कई दफा, फिर से लिख देता हूं मैं एक दफा और, तो एवरेज वैल्यू हो गया इसका a प्लस बी साइन ओमेगा टी होल इंटू डी टी का इंटीग्रेशन ओवर डी टी, और अभी बताया हूं कि ये वाला टर्म फॉर 1 साइकिल इज 0, तो बच गया केवल a, दिस इज द एवरेज वैल्यू। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि मान लो करंट है I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, और इसका हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसका पीक वैल्यू निकाल लो, I का पीक वैल्यू कितना होगा भाई, दोनों में साइन फंक्शन है और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 5 है, तो पीक वैल्यू हम लोग इसमें ये अगर नोटिस करें तो थोड़ा सा इसका हेल्प, हालांकि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है स्क्वायर करोगे तो, बट एक तरीका है, इसका पीक वैल्यू निकालो। इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 5 का, तो हम लोग एसएम में भी पढ़ते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पीक वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5, दैट इज I1 I2 को दो वेक्टर मान के फेजर मेथड से ऐसे करते हैं। आई एम नॉट डीलिंग विद द फेजर ऑफ AC, आई एम डीलिंग विद द फेजर ऑफ SHM। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5, दिस इज द पीक वैल्यू, दोनों में एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, तो ये दो हो गया पीक वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू हो जाएगा इसका 1 बाई रूट 2 टाइम्स, दैट इज, इसी को रूट 2 से डिवाइड कर देंगे तो दैट इज द आरएमएस वैल्यू। क्लियर, तो ये ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आरएमएस और एवरेज वैल्यू समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स गो थ्रू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, दैट इज सर्किट एलिमेंट्स विद एसी सोर्स। उसके बाद पावर पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग एलसीआर सीरीज पढ़ेंगे, सीरीज के बाद पैरेलल। तो आज हम लोग कोशिश करके फेजर डायग्राम का बेसिक समझ लेते हैं जिससे नेक्स्ट क्लास हमें कोई दिक्कत ना हो। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो मान लो कि एक प्योर रेजिस्टर किसी एसी सोर्स से कनेक्टेड है। मान लो एसी का इक्वेशन है V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, उधर भी देख सकते हैं डायरेक्ट, इधर भी देख सकते हैं। मान लो सर्किट में करंट I है, तो अगर मैं किरचॉफ्स लॉ यूज करूंगा, तो करंट का वैल्यू हो जाएगा
voltage V naught by R into sine omega t. This is the current. Now V naught by R is the peak value. This is I naught sine omega t. तो ये हो गया मेरा करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम और ये हो गया वोल्टेज एज फंक्शन ऑफ टाइम. गौर से देखो तो इसमें साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें ओमेगा टी है, इसमें भी ओमेगा टी है, मतलब दोनों का फेज, इसको फेज कहते हैं एसएचएम में, दोनों का सेम फेज है. ये है फेजर डायग्राम. वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में है, दैट इज वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रजिस्टर एंड करंट प्रोड्यूस इन द सर्किट आर इन अंडर सेम फेज, अंडर सेम फेज. ये फेजर डायग्राम है, काम आएगा. तो जब भी वोल्टेज एंड करंट दिखाएंगे एक ही लाइन पे दिखाएंगे. ये मत समझ लीजिएगा करंट वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं. दिस इज अ फेजर डायग्राम, दिस इज मैथमेटिक्स प्योर, जो आगे सर्किट एनालिसिस में बहुत आसानी कर देगा. ओके तो फेजर डायग्राम में इसमें वोल्टेज अगर आपने V ऐसे दिखा दिया तो करंट भी ऐसे ही दिखाइए, सेम फेज में दिखाना है. अगर आपने वोल्टेज ऐसे दिखा दिया, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और तो करंट भी ऐसे ही दिखाना है, सेम फेज में दिखाना है. कसम नहीं खा रखा है कि वोल्टेज एंड करंट ऐसे ही दिखाना है, कैसे भी दिखाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दैट मस्ट बी इन सेम फेज. इसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं. लेट्स डील विद द प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. तो मान लो ये कोई कैपेसिटर है बच्चों, जो मैंने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया. मान लो किसी टाइम टी पर ये है V नॉट साइन ओमेगा टी और ये है पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, पोलरिटी तो रिवर्स होगी. तो मान लो किसी टाइम टी पर करंट I है और इस पे चार्ज प्लस Q है. तो इफ आई यूज किरचॉफ्स लॉ तो आई विल राइट माइनस Q बाई C प्लस ऑफ V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0. किरचॉफ्स लॉ सबको समझ में आ रहा है. हाई टू लो निगेटिव, लो टू हाई पॉजिटिव. यहां से Q का वैल्यू हो गया CV नॉट साइन ओमेगा टी. तो चार्ज एंड वोल्टेज सेम फेज में होगा. दिस इज द वोल्टेज V. अब करंट की बात हो रही थी, तो करंट I इज इक्वल टू dq बाई dt. dq बाई dt की बात करें तो दिस इज CV नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी. अगर आप नोटिस करें बच्चा लोग तो इसको लिख सकता हूं V नॉट अपॉन 1 अपॉन C ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. नोटिस करो, यही आपको समझना है. सबसे पहले दिस मस्ट हैव द यूनिट ऑफ करंट. ये भाई करंट है तो ये करंट होना चाहिए क्योंकि इसके पास तो कोई डायमेंशन नहीं है. दैट्स व्हाई 1 by C ओमेगा मस्ट हैव यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बिकॉज करंट इज वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस. देयरफॉर 1 by C ओमेगा इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस. फिर से बोल दूं, मैं नहीं लिखना चाहता हूं V नॉट बाई R, इसे XC लिखते हैं. तो गौर से देखिए, XC इज 1 by C ओमेगा. इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस. कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, जिसका यूनिट ओम होगा. C इज द कैपेसिटेंस, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी. एंड अगर बात करें यहां पर तो गौर से देखिए, करंट जो है वो पाई बाई 2 फेज आगे है. किससे? वोल्टेज से. करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज आगे है. मतलब ये कि अगर मैं वोल्टेज ऐसे दिखाऊंगा तो करंट मेरे को पाई बाई 2 फेज हमेशा आगे दिखाना है, तो करंट ऐसे दिखाना होगा. या अगर मैंने वोल्टेज इधर दिखा दिया तो करंट ऐसे दिखाऊंगा इन द कैपेसिटर. अगर मैंने करंट इधर दिखा दिया तो वोल्टेज मेरे को नीचे दिखाना होगा. एनी हाउ मेरे को करंट इन कैपेसिटर वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज आगे दिखाना है, आगे दिखाना है. तो याद रखना है कि इन फेजर डायग्राम में करंट विल लीड द वोल्टेज बाय पाई बाई 2 और 1 by C ओमेगा इज नोन एज XC. आगे काम आएगा, यही मेन चीज नहीं है, ये हमारा आगे की चीजों को हेल्प करने वाला है, इसलिए इसको जल्दी से आप याद रख लेंगे. आगे बात करते हैं. 1 by C ओमेगा रेजिस्टेंस हो गया. प्योरली इंडक्टिव सर्किट. तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ऐसे ही अगर आप ये प्लस मान ले, ये माइनस मान ले, तो माइनस ऑफ L टाइम्स di बाई dt समझ गए होंगे, प्लस ऑफ V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करने पर करंट की वैल्यू आती है V नॉट बाई L ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. वेरी सिंपल इंटीग्रेशन. तो इसका मतलब करंट will lag with the voltage by pi by 2. करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज पीछे रहेगा, इसलिए वोल्टेज ऊपर दिखाएंगे, करंट नीचे दिखाएंगे. मतलब ये कि करंट हमेशा वोल्टेज हमेशा लीड करेगा. तो अगर मैं वोल्टेज यहां दिखा रहा हूं तो करंट नीचे दिखाना होगा इन इंडक्टर. पाई बाई 2 फेज नीचे दिखाना, बात खत्म. अगर मैं वोल्टेज ऐसे दिखा देता हूं, किसी ने बोला कि वोल्टेज ऐसे दिखाओ जी, तो करंट हमेशा आपको पाई बाई 2 फेज पीछे दिखाना है. तो करंट लैग करेगा. यू कैन रिमेंबर और यू कैन जस्ट मेमोराइज अ वर्ड, सिविल याद रख सकते हैं. इन कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज
एंड वोल्टेज लीड्स द करंट इन इंडक्टर। C फॉर कैपेसिटर, L फॉर इंडक्टर। रेजिस्टेंस के लिए तो बनेगा ही नहीं है कुछ, तो C इज फॉर कैपेसिटर, I इज फॉर करंट, V इज फॉर वोल्टेज, I इज वंस अगेन फॉर करंट एंड L इज इंडक्टर। इन कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज and voltage leads the current in inductor, voltage leads the current in inductor। हमेशा पाई बाई 2 फेज डिफरेंस रहेगा एंड रेजिस्टेंस वाले में फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। एंड अगर आप नोटिस करें तो L ओमेगा मस्ट हैव a unit of resistance that is known as XL। इंडक्टिव रिएक्टेंस यूनिट होगा ओम। क्लियर है? तो ये 3 फेजर डायग्राम आपको बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है, इसे याद रखेंगे तो सीरीज के सारे न्यूमेरिकल और पैरेलल के न्यूमेरिकल हम लोग कर पाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले पावर इन एसी सर्किट, यहीं पे खत्म करते हैं। दिस इज द एवरेज पावर, डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, कोई नहीं पूछने वाला है। तो दिस इज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। कुछ भी हो सकता है, जैसे प्योरली इंडक्टिव में पाई बाई 2, प्योरली कैपेसिटिव में पाई बाई 2, प्योरली रेजिस्टिव में 0। लेकिन अगर मैं सर्किट में और एलिमेंट लगा दूं, लाइक रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर या कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर और इंडक्टर, तो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 या 0 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसी का नाम मैंने फाई रख दिया। अब पाई बाई 2 जो देख रहे हो ना, वो केवल प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव के लिए है। वो तो प्योरली इंडक्टिव, अब मान लो कि सर्किट में इंडक्टर प्लस कैपेसिटर है प्लस रेजिस्टर है, या LR सर्किट है विद द AC सोर्स, तो फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। तो उसको मैंने फाई मान लिया इन जनरल, जो आगे निकालना भी सिखाएंगे। अभी आप पेशेंस रखिए, पहले ही मैं पावर पढ़ा रहा हूं सो दैट मैं कोई भी सर्किट का न्यूमेरिकल बोलूं तो उसे पावर का न्यूमेरिकल हम लोग घुसा सके कि भाई इसका पावर भी निकालो। तो पहले ही पावर जानबूझ के पढ़ा रहा हूं। तो पावर हो गया वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। दैट कैन बी एनीथिंग, लाइक इट विल बी 0 फॉर प्योरली रेजिस्टिव, इट विल बी 90 डिग्री फॉर प्योरली इंडक्टिव, एंड इट इज वंस अगेन 90 डिग्री फॉर प्योरली कैपेसिटिव। तो प्योरली कैपेसिटिव में पावर एवरेज 0, प्योरली इंडक्टिव में 0, प्योरली रेजिस्टिव में मैक्सिमम। तो फाई का वैल्यू निकालने की आदत डालेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक में। तो पहले ये आप लोग याद कर लो, P एवरेज इज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, नो नीड ऑफ एनी डेरिवेशन बिकॉज इट विल किल योर टाइम। कॉस फाई को पावर फैक्टर कहते हैं। अब इधर देखिए ध्यान से, तो वी आर एम एस क्या हो गया, वी नॉट बाई रूट 2, इसको लिख सकता हूं वी नॉट बाई रूट 2, आई आर एम एस को लिख सकता हूं आई नॉट बाई रूट 2, एंड कॉस फाई तो पूछो मत, कॉस फाई तो कॉस फाई है। तो दिस इज वी नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट इंटू कॉस फाई बाई 2 लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। नाउ इधर देखिए, ये एक ऐसे ही फेक चीज है। अगर आप गौर से देखें तो क्यों ना हम लोग फेजर डायग्राम इसका बना ले, एवरेज एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज का। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया, देखिए ध्यान से, फाई द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो ये देखो, ये मान लो बच्चा लोग कि ये है IRMS और ये हो गया VRMS। ऐसे ही 2 लाइन खींच दिया। फेजर डायग्राम की आदत डाल लीजिए। फेजर डायग्राम है नथिंग टू डू विद द फिजिक्स, इट इज प्योर मैथमेटिक्स। हर एक चीज को सिंपल करने के लिए, एसी सर्किट को सिंपल करने के लिए फेजर डायग्राम पढ़ते हैं। तो IRMS VRMS फेजर डिफरेंस फाई है, बिकॉज ऑफ फाई इज द फेजर डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो VRMS और IRMS के बीच का फेजर डिफरेंस फाई है। अब IRMS को फेजर डायग्राम जब हम लोग SHM में भी पढ़ते हैं तो हम लोग एम्पलीट्यूड को भी वेक्टर मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वहां पॉलीगॉन लॉ भी लगा लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM की बात हो रही है। तो वैसे ही IRMS के 2 कंपोनेंट ले सकते हैं, नथिंग टू डू विद द फिजिक्स। IRMS cos फाई, दिस इज IRMS sin फाई। तो ये वाला टर्म तो यूज ही नहीं हो रहा है इस फॉर्मूला में, बिकॉज कॉस फाई का यूज हो रहा है। तो इसके कहते हैं वाटफुल करंट। IRMS कॉस फाई को वाटफुल एंड IRMS साइन फाई को वाटलेस। क्योंकि IRMS साइन फाई का टर्म यूज ही नहीं है। तो हम लोग P एवरेज को लिख सकते हैं VRMS into component of current along voltage, that is vector मान के, that is IRMS into cos phi. That's why IRMS sin phi को वाटलेस करंट कहते हैं। एंड ये पावर कैसे ही वेक्टर मेथड बता दिया हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है। पावर इज A.B AB cos थीटा। तो ये जरूर याद रखें, न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। अब मैं ये गंदगी मिटा देता हूं, ये जरूर याद रखें, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। और इसका डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है इसका, सिंपल इंटीग्रेशन है, मैथ्स है। आप लोग मैथ्स कर लिए होंगे इतने दिन में, इंटीग्रेशन वगैरह तो आप लोग को आ ही गया होगा, ठीक है।
तो जो काम की बात है वो जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं एलसीआर सीरीज का। उसके बाद एक एक सर्किट एलिमेंट, जैसे एलआर चॉकिंग कॉइल, परफेक्ट चॉक, एलआर सर्किट, एलसी सर्किट। ठीक है, तो ये हम लोग आगे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम लोग एलसीआर डायरेक्ट सीरीज पढ़ने वाले हैं। अब ये पढ़ने के बाद कोई भी दो सर्किट एलिमेंट देगा तो एक जो तीसरा होगा उसको वहां से हटा देंगे। तो दिस इज एलसीआर सीरीज, एलसीआर सीरीज। ठीक है, तो मान लो ये रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये तीनों सीरीज में है। इसका एक्चुअल मेथड तो प्योर मैथ्स है, ट्रिगो से। कैसे भाई? इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, इसमें π/2 का होगा, करंट लीड करेगा, यहां पर करंट लैग करेगा। तो लेंदी है, इसे टाइम टेकिंग एपिसोड। तो फेजर डायग्राम ये है। सिविल वर्ड याद कीजिए। मान लीजिए कि वोल्टेज अप्लाइड V है, V साइनोसॉइडल, V साइनोसॉइडल है। मैंने इक्वेशन नहीं लिखा है, बाद में लिखूंगा। या V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, कुछ भी लिख सकते हैं, बट AC है। तो सिविल में करंट लीड्स द वोल्टेज, तो वोल्टेज लैग्स विद द करंट। अब देखेंगे तो जो इसमें मान लिया कि सर्किट में करंट आई है, तो इन रेजिस्टर देयर इज नो फेजर डिफरेंस। इसको समझिए ध्यान से, तो इसको मैं आराम से समझा रहा हूं। इन रेजिस्टर देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो देखिए गौर से, VR वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर एंड करंट इन द सर्किट। डोंट यू आस्क कि सर IR क्यों नहीं लिखा? तीनों में करंट सेम होगा, बिकॉज दे आर इन सीरीज। तो VR एंड I मतलब नेट करंट, सेम फेज पे दिखाया हूं, सेम लाइन पे दिखाया हूं। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन VR, देयर इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर एंड करंट। Okay, VL is the voltage drop across inductor and VC is the voltage drop across capacitor. क्लियर है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर करंट से π/2 फेज पीछे है, बिकॉज करंट लीड करेगा, और यहां इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा बाई π/2 से। तो क्लियर है कि यहां पर फेजर डायग्राम जो बना है वो वोल्टेज का बनेगा, करंट का नहीं बनेगा, बिकॉज दे आर इन सीरीज। सीरीज में करंट तीनों में सेम होगा। तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम दिखाऊं तो इधर देखिए सबको ध्यान से, कितना आसान है ये। दिस इज VL, दिस इज VC एंड दिस इज VR, और इधर ही करंट है। अगर VL एंड VC की बात करूं तो इनके बीच का एंगल 180 है। फेजर डायग्राम इज द वेक्टर मेथड, तो इन दोनों को वेक्टर मानेंगे तो दिस विल बिकम VL माइनस VC, VL माइनस VC। इफ VL इज ग्रेटर देन VC, इफ VC इज ग्रेटर देन VC, VL, इफ VC इज ग्रेटर देन VL, तो नीचे आ जाएगा VC माइनस VL हो जाएगा, और ये ऊपर नहीं होगा। तो मैं इसको अब मिटा रहा हूं क्योंकि मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूं। ये देखिए, ऊपर VL था, नीचे VC था। मान लिया VL इज ग्रेटर देन VC, तो हो गया VL माइनस VC, और ये VR। अब इसको वेक्टर मान लिया हूं, और ये भी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट ऐसे होगा। ये हो गया V नेट। याद रखिएगा, ये वाला V नेट जो होगा वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फेजर डायग्राम नहीं बनता है, या तो RMS का बनेगा या तो पीक का बनेगा। मतलब ये जो V नेट होगा, या तो V RMS लिखो या तो V पीक लिखो। पीक वैल्यू मतलब जो लगाया है, इसको लिखोगे अंडर रूट VR स्क्वायर। भाई दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला, और यह है आपका फेजर डिफरेंस बिटवीन पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दैट इज अप्लाइड वोल्टेज, एंड करंट प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब मैं अब इसको गायब करके लिख देता हूं, V नेट, एंड ये हो गया I नॉट, और ये हो गया फाई। अगर ज्यादा खुश होंगे तो आप इसको V RMS और I RMS लिख सकते हैं, बट इंस्टेंटेनियस नहीं लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ V नॉट ये हो गया, और अगर कोई फाई का वैल्यू पूछे तो वैल्यू ऑफ tan फाई इज परपेंडिकुलर VL माइनस VC बाई VR। चलिए अब आगे इसको शुरू करते हैं मैथ्स। मैं V नॉट को यहां लिख सकता हूं, गौर से देखिए। आई कैन राइट V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, जो लिखा हूं एक बार और लिख रहा हूं, VR स्क्वायर VL माइनस VC का होल स्क्वायर। V इज इक्वल टू IR, तो मैं इसको लिख सकता हूं I नॉट R इक्विवेलेंट। I नॉट R इक्विवेलेंट को Z कहते हैं, इंपीडेंस कहते हैं पूरे सर्किट का, बाद में बताऊंगा। तो पहले इसको V इज इक्वल टू IR, R की जगह मैंने Z लिख दिया। Z पर ऐसे कट भी लगा देते हैं, वो इंजीनियरिंग में पढ़ना होता है। इसका और भी मेथड है, आयोटा मेथड से भी इसे सॉल्व किया जाता है, बट वो यहां पे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, हमें IIT JEE में पढ़ना ही नहीं है वो। VR पीक वैल्यू है, तो V इज इक्वल टू IR, दैट इज I नॉट बाहर आ गया, क्योंकि यहां I नॉट स्क्वायर R आएगा, यहां आएगा I नॉट इंटू XL, तो मैं I नॉट बाहर ले रहा हूं। दिस इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। समझ रहे होंगे
कैसे भाई? वोल्टेज पीक वैल्यू वोल्टेज एक ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू आर एंड दिस इज आई नॉट इंटू एक्सएल आई नॉट इंटू एक्ससी. देयरफॉर देखो आई नॉट कैंसिल हो गया. द वैल्यू ऑफ जेड इज नाउ नोन टू अस एंड दिस इज नोन एज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर एंड इसका यूनिट भी ओम होगा एंड दिस इज नोन एज इंपीडेंस, नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट. अब अगर मान लो कि सर्किट में किसी ने बोला कि भाई इंडक्टर नहीं है, आरसी विद द एसी है, तो यहां से जो एक्सएल का पार्ट है वो गायब कर देंगे, यहां से एक्सएल का पार्ट गायब कर देंगे. चलो और देखो, तो इधर देखते जाना, मैं कलर चेंज कर रहा हूं. ये तो हो गया तुम लोग का ये पार्ट. इधर देखो बच्चा लोग tan phi का वैल्यू, चलो आगे बताता हूं मैं. द वैल्यू ऑफ tan phi कितना आया है? VL माइनस VC बाई VR. ये तो याद रखोगे ही, बट VL का वैल्यू होगा I नॉट इंटू XL, अभी बताया हूं, एंड दिस इज I नॉट इंटू XC अपॉन I नॉट इंटू R एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ tan phi कैन आल्सो बी रिटन एज XL माइनस XC बाई R. दिस इज द वैल्यू ऑफ tan XL minus XC by R. This is the value of tan phi. This is the phase difference. If XL आगे बात करूंगा तो ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे. अब इसमें बोला कि कैपेसिटर गायब है, LR सर्किट है तो XC गायब कर देंगे. तो अलग अलग फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक याद रखेंगे सीरीज में, ये पूरा याद रखेंगे. जो सर्किट एलिमेंट वो गायब करेगा वो हटा देंगे, ये भी जरूर याद रखेंगे. ठीक है, आगे कुछ बता रहा हूं बट पहले ये समझ में आ गया, यहां तक फेजर डायग्राम समझ में आ गया. इसका एक्चुअल मेथड जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल एनालिसिस है, वो नहीं बताना है मेरे को, इसे टाइम टेकिंग. फेजर डायग्राम इज अ वेरी इजी. ओके, तो आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा सब कोई. ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. cos phi हमारा पावर फैक्टर था, तो अब आप यो भी यूज कर सकते हैं, बट बिफोर दैट देखिएगा ध्यान से. अगर मैं पावर एवरेज पावर कंजम्पशन की बात करूं तो वो हो गया IRMS into VRMS into cos phi. Now, voltage V is equals to V naught, maximum voltage. V naught is equals to I naught into Z. Therefore, I naught की वैल्यू कोई पूछे, ये सब याद रखेंगे. चलिए, तो ये देखिए ध्यान से, इसको लिख सकता हूं V naught by Z एंड Z का वैल्यू भी याद रखेंगे, दैट इज V naught अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर. प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम टेकिंग है ये, मतलब आई मीन एक ही चीज को 4 बार क्या लिखना है. दिस इज V naught by Z. तो ये सारा आपस में रिलेटेड है. ओके बच्चा लोग, मैं Z ही लिख रहा हूं, अब Z को मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा. तो I एवरेज करंट का, सॉरी P एवरेज पावर का वैल्यू हो गया. मैं लिख सकता हूं IRMS VRMS, तो मैं इसको ले लेता हूं VRMS. इधर देखना ध्यान से, मैं IRMS को लिख सकता हूं. आई टोल्ड यू, पहले भी यहां भी बताया हूं कि दिस फॉर्मूला, आई मीन दिस फेजर डायग्राम, नॉट फॉर्मूला, इज एप्लीकेबल ईदर फॉर पीक वैल्यू और फॉर आरएमएस. आई मीन यहां पे VRMS IRMS लिख सकते हैं. V नॉट I नॉट ये बता दिया हूं, एक दो बार वीडियो पॉज करके उसे अच्छे से लिख लीजिएगा. आगे बात करते हैं. तो VRMS, मैं IRMS को लिख सकता हूं VRMS बाई Z, तो VRMS बाई Z, तो VRMS स्क्वायर हो गया. एंड द वैल्यू ऑफ cos phi, tan phi का वैल्यू कितना आया बच्चा लोग? tan phi का वैल्यू कितना आया है? tan phi का वैल्यू आया है XL माइनस XC बाई R. tan phi मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू है XL माइनस XC एंड बेस का वैल्यू है R, तो हाइपोटेनस का वैल्यू होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विच इज Z. क्यों बार बार लिखना है इसको? तो ठीक है, दिस इज इक्वल टू Z और ये हो गया phi. द वैल्यू ऑफ cos phi इज R बाई Z, दैट इज R बाई Z स्क्वायर. दिस इज ठीक है बच्चों. तो दिस इज द एवरेज पावर कंजम्पशन का जनरल फॉर्मूला. ठीक है बच्चों, तो ये जरूर याद रखेंगे, ये जरूर सारा चीज इसमें से याद रखना है, क्योंकि आगे सर्किट एलिमेंट हमारा बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा. और ये देखिए tan phi का ये सारा वैल्यू लिख दिया हूं, cos phi का वैल्यू रख दिया हूं, P एवरेज V, देखिए VRMS स्क्वायर बाई R बाई Z स्क्वायर. जब XL का वैल्यू XC से बड़ा होगा, XL का वैल्यू XC से छोटा होगा, XL का वैल्यू XC के बराबर होगा, तो कैसे एनालिसिस करेंगे सर्किट का, वो हमारा नेक्स्ट क्लास में रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर हम लोग ये लेने वाले हैं. तो होप आप लोगों को बेसिक आज समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्लास इसका एडवांस वर्जन समझ में आएगा, जिसमें सारा सर्किट एलिमेंट हम लोग एक एक ऐड करके रेजोनेंस की बात करेंगे और पैरेलल की बात करेंगे. तो होप आप लोगों को लेक्चर एंजॉय किए होंगे, इसका नोट्स बना लेंगे और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें. ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू.